का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। मैं आपको बता चुका हूं जेके साहब, उस रात को काले कपड़ों में मैंने जिसे देखा वो शायद एक औरत थी। शायद क्यों? सिर्फ उसकी चाल की वजह से। वैसे तो कई आदमी भी औरतों की तरह चलते हैं, बातें करते हैं। दीपक, अगर तुम एक बार फिर उस पूरे मंजर को आंखें बंद करके सोचो तो शायद यकीन से कह सको कि वो आदमी था या औरत। जी हाँ, वो एक औरत थी। तुम्हें कैसे यकीन हुआ? उसने चूड़ियां पहन रखी थी। तुमने वो चूड़ियां देखी थी? नहीं सिर्फ आवाज सुनी। थैंक यू दीपक, थैंक्स। अब उस कातिल का हाथ मुझसे छुपाने गया था। असीर, भाई बिल्कुल सही वक्त पर आए हो तुम। लंच करो हमारे साथ। आओ जी। आज फिर कोई नई पूछताछ के लिए आए हो क्या? जी नहीं, आज पूछताछ के लिए नहीं, बल्कि ताक झांक करने आया हूँ। बैड गाय। खाना लगा हुआ है, खाओ। भूख नहीं है, थैंक यू। पार्ट ऑफ द गेम जेके, पानी में थोड़ी जिन मिलाओ, पी जाओ, भूख लग जाएगी। नहीं राजा साहब, आप लोग आराम से खाना खाइए, उसके बाद बैठकर बातें करते हैं। ऐसे क्या देख रहे हो? ये जख्म आपको कैसे लगा रानी साहब? ऐसे छोटे मोटे जख्म तो लगते रहते जगह। फिर भी शायर साहब, ये कलाई का जख्म है, दिल का नहीं, जो आप इतना परेशान हो रहे हैं। बहुत करीब का रिश्ता है राजा साहब, कलाई और दिल का। जब कलाइयों की चूड़ियां खनकती हैं तो दिल भी नाच उठते हैं। और जब चूड़ियां टूटती हैं तो सिर्फ कलाई पर जख्म नहीं पड़ते, जान निकल जाती है आशिकों की, है ना? वैसे रानी साहब, ये जख्म आपको लगा कैसे? बहुत सवाल करते हैं आप जेके साहब। ये सवाल भी नगमा मर्डर केस के बारे में है क्या? जी नहीं, एक मर्डर और भी हुआ है और वो औरत ने किया, और उसके हाथ की टूटी हुई चूड़ियां मरने वाले की मुट्ठी में मिली, और जाहिर है चूड़ियां टूटने से उसकी कलाई पर जख्म भी आया होगा। अजीब इत्तेफाक है, जख्म तो मेरी कलाई पर भी है, पर ये चूड़ियों के टूटने से नहीं हुआ, बल्कि खाना पकाते हुए गरम तेल भी गिरने से हुआ है। तो आजकल रानी साहिबा खाना भी खुद बनाती हैं? मैं क्या करती हूँ इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं जेके, बल्कि मैं ये चाहूंगी जब तक नगमा के कातिल का पता न चले तुम इस घर से दूर रहना। नगमा का कातिल तो शायद आज ही पकड़ा जाएगा रानी साहिबा, इसीलिए मैं डॉक्टर और पुलिस को अपने साथ लाया हूँ। वो किस लिए? ताकि रानी साहिबा को पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल न जाना पड़े, ये साबित करने के लिए कि इन्हें ये जख्म कैसे लगा। जेके, तुम बहुत नाजायज हरकत कर रहे हो। देख लेने दीजिए, बुला लीजिए डॉक्टर और इंस्पेक्टर को, तसल्ली कर लीजिए। जी हाँ, यह जख्म जलने से हुआ है। आई एम सॉरी रानी साहिबा, मेरा शक गलत नहीं। और अब मैं पुलिस को कंप्लेंट करूंगा कि तुम बार बार हमारे घर आकर हमें परेशान करते हो। मतलब तुम्हें भाषा समझ में नहीं आई या ग्रामर?
जेके साहब, मैं आम लोगों की भाषा में कह रहा हूं कि अब अगर तुमने दोबारा दखलंदाजी की तो मैं तुम्हें धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। डू अंडरस्टैंड? जेके हर उस जगह पे जाता रहेगा जहां उसे कातिल के मिलने का इम्कान होगा मिस्टर राजा साहब। गुड बाय, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। जी। मैंने आज तक भगवान से कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन अब हर रोज प्रार्थना करूंगी कि अगर कोई कातिल है तो उसका अगला शिकार कोई लड़की नहीं बल्कि तुम बनो। रानी साहिबा, हम तो हमेशा ही शिकार बने हैं, लेकिन इस बार शिकार करने निकले हैं और करके ही रहेंगे। ये जेके आजकल तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? आपके पीछे भी तो पड़ा था, बता सकते क्यों? बेटा खा लेना, पापा आएंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। पापा तो गुस्सा ही करते रहते, करने दो गुस्सा। क्या हो रहा है प्रिंस? ये बर्तन क्यों गिरा दिया? मुझे भूख नहीं, मुझे नाश्ता नहीं खाना है। भूख नहीं है तो ये बर्तन क्यों गिरा दिए? मैं देख रहा हूँ तुम दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हो। उठाओ ये बर्तन। मारना है तो मारो, मैं नहीं उठाऊंगा। अगर तुमने अपनी ये प्लेट नहीं उठाई तो मैं तुम्हें सचमुच मारूंगा। मारो ना, मारो ना, मारो ना। अब तो मम्मी भी नहीं है बचाने को। मम्मी के बच्चे, चल उठाओ, उठाओ, उठाओ। छोड़ दीजिए इसे, पहले ही चोट लगी हुई है। चुप रहो राधा, हम दोनों के बीच मत बोलो। आप दोनों के बीच में? क्या मैं इसकी माँ नहीं? यही तो बदकिस्मती है कि तुम इसकी माँ हो। बदकिस्मती तो ये है मिस्टर बजाज कि आप माँ की गलती की सजा बच्चे को दे रहे हैं। नहीं राधा, रहने दो। जिसने गिराई है वही उठाए। हाँ मम्मी, मैं उठा दूंगा। संभाल के। चलो चलो, नाश्ता तो करने दीजिए। कुछ रास्ते में खरीद दूंगा। चलो जल्दी क्या, अभी तो शगुफ्ता भी नहीं आई। शगुफ्ता भी आ जाएगी। चलो फिर। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग भैया साहब। गुड मॉर्निंग। कौन बोल रहे हैं? भैया साहब, मैं अमृत राम बोल रहा हूँ। हाँ साहब, 2 दिन से आपके या राधा के फोन का इंतजार कर रहा था। किस बारे में? लो, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी और याद हम दिला रहे आपको। मैंने ये पूछना था कि पार्टी कहाँ है, घर में या फार्म हाउस पे? राधा से बात कीजिए। हेलो। हाय। हेलो अमृत राम जी। राधा, मैंने इसलिए फोन किया कि आपके वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी कहाँ है, घर में या फार्म हाउस पे? इस बार तो पार्टी है ही नहीं। पार्टी है ही नहीं? तो ठीक है, हमारे यहाँ आ जाओ, हमारे घर पे पार्टी करते हैं। इस बार तो हम बाहर जा रहे हैं अमृत राम जी। ओ, तब तो मजबूरी है दोस्त। ओके, बाय। बाय। एक साल हो गया। खूबसूरत। How dare you? मैं आपकी पसंद की दाद दे रहा था। बहुत खूबसूरत नेकलेस है ये। शगुफ्ता, हाय राधा। आई। ये मेरे पति की पसंद है और ये मेरे होने वाली पति की पसंद, दीपक। हेलो। हेलो। मैं इनसे बहुत जल्द शादी कर रही हूँ राधा। ये मेरी सहेली राधा। देखिए, हमने नेकलेस भी एक जैसा पहन रखा है। लेकिन शायद तुम इसकी वजह नहीं जानती। आज सुबह मैंने ज्वेलरी शॉप में इन्हीं के गले में नेकलेस देखा था और तभी फैसला कर लिया था कि तुम्हारे लिए भी ऐसा ही खरीदूंगा। सो
हेलो शगुफ्ता। हेलो मिस्टर बजाज। हाउ आर यू? आई एम फाइन। राधा, तुम शायद इन्हीं के बारे में कह रही थी कि बहुत से लोग तारीफ कर रहे थे। जी ये भी उन्हीं में से एक थे। रोशनी का इंतजाम ना करें तो अच्छा है। कौन है आप? वही जिसकी की हुई तारीफ आपको अच्छी नहीं लगती। हाथ छोड़िए मेरा। राधा, मैंने जब से तुम्हें देखा है। शट अप! शट अप! प्लीज। Why not, Radha? Go ahead. Part of the game. मिस्टर बजाज आगे तुम जाओ यहाँ से प्लीज। I'm sorry, राधा। क्या बात है? तुम्हारी ये हालत? कौन हो तुम? मेरा नाम नहीं, काम देखो बच्चे। चल दफा हो जाओ इधर से, दफा हो जाओ। Thank you very much. I could have killed him. You know I love you. कल ना सर, लेकिन एक ना एक दिन तो आपको मेरे यहाँ आना ही पड़ेगा। और जल्दी। हाँ हाँ जरूर जरूर। अरे अच्छा? ये इसका काफी। ओह थैंक यू। अब हम चलते हैं। ओके बाय बाय। हैव अ नाइस डे। बाय। क्यों? मुझसे नाराज हो कि मैं कल पार्टी में नहीं जा रहा? मैं आपसे नाराज हूँ कि मैंने पार्टी में जाने के लिए क्यों मान लिया। सोने का एक कफ लिंक भी मिला है। हाँ, हाथ मत लगाइए। इसके ऊपर डी लिखा है। ठीक है, मेरे ख्याल में तुम्हारा प्रपोजल हम दोनों के लिए फायदेमंद है। थैंक यू सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अकेली इस वक्त? खतरनाक भी हो सकता है। ऐसे क्यों देख रही हो? हेलो। आप दीपक धवन है? जी। प्लीज आइए। आप इस होटल में कब से हैं? जी 2 दिन से। और मजे की बात यह है कि इन 2 दिनों में होटल के स्टाफ के अलावा आपको किसी ने नहीं देखा।
हमें आपकी मदद की जरूरत है। आप दीपक के माता बताएं। मुझे मालूम। मिस्टर बजाज, दीपक को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। बात दरअसल ये है कि बेगुनाह दीपक को जी वो तो सब जानते हैं। हम इसलिए आए हैं मिस्टर बजाज, हम चाहते हैं कि आप दीपक की जमानत करवा दीजिए। लेकिन पुलिस ने दीपक को गिरफ्तार क्यों किया है? वो मर्डर के इल्जाम में सर। पापा मैं तो पहले ही कहता था ये अंकल चोर जैसा दिखता है। तुम क्या समझती हो? खून दीपक ने किया है ना? शक और हकीकत में फर्क होता है मिस्टर बजाज। हो सकता है आपका शक सही हो सकता है गलत हो। मैंने तुम्हारी राय मांगी थी। माँ बाप की तरह दोस्त भी दोस्तों पर शक नहीं करते मिस्टर बजाज। तो मुझे दीपक की जमानत दे देनी चाहिए। मुसीबत जब आती है कुछ कर लिया। मैं जय के साथ यहाँ आई हूँ। वो दीपक की जमानत देने आया है। तो तुमने दीपक को जमानत पर इसलिए छुड़ाया क्योंकि तुम्हारा और दीपक का रिश्ता दोस्ती का है? सच बात तो ये है मिस्टर बजाज, क्या वो रिश्ता दोस्ती का भी नहीं रहा। तो क्या है? रिश्ते की याद। तो मेरा शक गलत नहीं था। मार डालूंगा उसे, कब कर दूंगा। I'll kill him! मिस्टर बजाज, क्या? मैं उसे मार डालूंगा। किसे मार डालेंगे आप? जिसने तुम्हारी और राधा की जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर बजाज, वो वैसे भी जिंदा नहीं है। उसके पास है ही क्या? न शगुफ्ता है और ना ही राधा। फिर भी तुम दोनों के दिलों पर उसी का राज है। नहीं मिस्टर बजाज, आप हमारे दिलों को नहीं समझेंगे और ना ही समझने की सलाहियत रखते हैं, क्योंकि आप एक मर्द हैं। लेकिन मिस्टर बजाज, आप अपने दिल को संभालिए, आप दिल के मरीज हैं। कुछ भी कहो शगुफ्ता, दीपक अब इस दुनिया में ज्यादा दिनों का मेहमान नहीं है। मैं थोड़ी ही देर में चली जाऊंगी दीपक साहब। मैं तुम्हारे जाने के बारे में नहीं, आने के बारे में सोच रहा हूँ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात कहनी है। बैठो। दीपक, मिस्टर बजाज आपसे बहुत नाराज है। होना भी चाहिए। दीपक, पहले मिस्टर बजाज की नाराजगी का रुख सिर्फ राधा की तरफ था, लेकिन आज अचानक ऑफिस में बैठे बैठे उनकी नाराजगी का रुख आपकी तरफ हो गया। कहने लगे वो आपकी जान ले लेंगे। शायद यही एक तरीका है मेरे गमों को दूर करने का। अच्छा होगा वो जल्दी आके मेरी जान ले लें।
रेत पर लिखे हुए नाम लहरों से मिट जाते हैं दीपक, लेकिन वो तो नहीं मिटते जिनका नाम लिखा होता है। मेरे मर जाने के बाद मेरा कोई वजूद नहीं रहेगा शगुफ्ता। हमेशा रहेगा दीपक, एक खलिश की तरह, शीशे में पड़े हुए बाल की तरह। आपके मर जाने से मिस्टर बजाज और राधा की खुशियां तो नहीं वापस आ जाएंगी। तो मैं क्या करूं? कैसे आबाद करूं उस घर को जिसे मैंने बर्बाद किया? दीपक, अब सिर्फ एक ही तरीका रह गया है, आप शादी कर लीजिए। शगुफ्ता, मैं शादी करके किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। तो क्या आप राधा को अब भी चाहते हैं? तुमसे तो कोई बात छुपी नहीं है। खुदा ने मेरे दामन में सिर्फ मेरे ही नहीं बल्कि दूसरों के गम भी डाल दिया। और शायद उन लोगों के भी जो तुम्हारे दुख के जिम्मेदार है। अपनी शिकस्त का जिम्मेदार किसी और को ठहराना बुज़दिली होती है। और वैसे भी मैं अपनी बात नहीं आपकी बात करना है। दीपक, मैं हमेशा आपकी दोस्त रहूंगी। कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो हिचकिचाइएगा मत। खुदा डरो मत, मैं छोड़ सकता हूं। जी नहीं, इतना तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं। खुदा हाफ़िज़। दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा। दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप सी परवाज़ भी है, दर्द सन्नाटे की, दर्द सन्नाटे की आवाज भी है। हद से गुजरा तो दुहाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला